जय हिंद दोस्तों, मैं सिंघानिया साहब सभी का सिंघानिया जीएस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबों के लिए जो हम फास्ट रिवीजन सीरीज लेकर के आए हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि आप सब लोग इससे लाभान्वित हो पा रहे होंगे, जिससे कि आपका वनडे एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग हो पाएगा। आइए दोस्तों, इस कड़ी का चौथा वीडियो आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बिना समय बिताए हुए हम लोग अपने कार्य की ओर प्रस्थान करें। दोस्तों, यह फास्ट रिवीजन सीरीज है, इसलिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बोलेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे आशा और विश्वास है कि आप सब भी क्वेश्चन पढ़ के अपने वैकल्पिक आंसर चुनने में समर्थ हो रहे होंगे और फिर मेरे द्वारा से वेरीफाई करने में सक्षम हो पा रहे होंगे। दोस्तों, सीरीज 4 है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे शैव धर्म, भागवत धर्म एवं अन्य धर्म। यानी शैव धर्म, भागवत धर्म और अन्य धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने उसको लेने का काम किया है और आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने कड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सिंघानिया जीएस पॉइंट आप सबों के लिए रिवीजन फास्ट सीरीज लेकर के आया है, तो आप लोग से सिंघानिया जीएस पॉइंट यही अपेक्षा करेगा और यही आशा करेगा कि आप सब भी अपना प्यार बरसाते रहे या प्यार देते रहे। आइए दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। अगर हम पुरी, कटक, उड़ीसा की बात करें दोस्त, तो वहां हमारे भगवान विष्णु जी, वहां हमारे भगवान जगन्नाथ जी हैं, जो हमें वहां आकर्षित करने का काम करते हैं और हम लोग उसकी कृपा से अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के याद में या उसके सम्मान में ही पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है प्रत्येक वर्ष। आइए दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। दोस्तों, यह कुंभ मेला भारत के 4 जगहों पे लगती है और 4 पवित्र स्थान पे लगता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां जाकर के गंगा में स्नान करके या फिर जो प्रसिद्ध नदी होता है, जैसे उज्जैन में होता है, जहां भी होता है वहां स्नान करके अपने आप को मोक्ष प्राप्ति की एक कदम या सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहां बोल रहा नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पे लगता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका गोदावरी। गोदावरी के तट पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जो नासिक में अवस्थित है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। अगर हम उज्जैन की बात करें, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे बसी हुई है और उज्जैन में महाकाल, हमारे कालों के काल महाकाल वहां स्थापित है। हम लोग उनसे अपना कृपा की अर्चना करते रहते हैं। और अगर हम बात करें उज्जैन की, अब उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था वो था आपको अवंतिका। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक आपको उज्जैन को माना जाता है। उज्जैन पाटलिपुत्र के संस्थापना किए थे, जबकि आपका दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की,
अगला क्वेश्चन कहता है आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? अगर हम पाटलिपुत्र को बसाया, सॉरी पाटलिपुत्र नगर को बसाया, अगर हम पाटलिपुत्र को बसाने की बात करें तो वो भी आपको उज्जैन को ही माना जाएगा। उज्जैन पाटलिपुत्र को बसाया या बनाया। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, उज्जैन अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है, उज्जैन और वासवदत्ता की दंत कथाएं संबंधित है। अगर उज्जैन और वासवदत्ता की अगर कहानी की बात करें या दंत कथाएं की बात करें तो वह आपको कहां से संबंधित है? कौशांबी से संबंधित है। कौशांबी से राजा उज्जैन और वसादत्ता की कहानी की जानकारी मिलती है, कौशांबी से। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? अगर हम प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस शताब्दी में हुई दोस्तों बात करें तो आपको 6ठी शताब्दी में मानी जाती है। 6ठी शताब्दी में मानी जाती है कि मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था या प्रकाष्ठा पे था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? मतलब प्रारंभिक गणतंत्र था, कौन शामिल नहीं था? दोस्तों अगर हम गणतंत्र की बात करें तो शाक्य था, लिच्छवी था, यानी ये सभी थे, जबकि अयोध्या नहीं थे। अयोध्या उस समय नहीं थे। अयोध्या प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था, जबकि शाक्य और लिच्छवी थे। वहीं अयोध्या उस समय के गणतंत्र में शामिल नहीं थे। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन करा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली में जो था आपको लिच्छवी वंश थे, और लिच्छवी वंश के द्वारा वैशाली को प्रथम गणतंत्र होने का गौरवशाली प्राप्त हुआ या गौरव प्राप्त हुआ। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहा था आपका, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? अगर हम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात करें तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था था वह आपको कहां था? दोस्तों वह आपका बिहार वैशाली में स्थित था। बिहार वैशाली, वही लिच्छवियों द्वारा जो गणतंत्रात्मक प्रणाली चलाया गया था, वही आपका विश्व का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ सूचना मिलती है? अगर हम लोग बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है आपको जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, और अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय से इसी की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहां स्थित थी? दोस्तों अगर उत्तरी पंचाल की राजधानी की बात करें तो वह था आपका अहिछत्र। उत्तरी पंचाल की अगर राजधानी की बात करें दोस्तों तो था आपको अहिछत्र। अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी कहां थी? सुक्तिमती की राजधानी की दोस्तों अगर बात करें तो आपका चेदी था। सुक्तिमती की अगर राजधानी की बात करें दोस्तों तो चेदी था।
चेदी सुक्तिमती की राजधानी हुआ करती थी। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अगर गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद था उसका नाम आपको अस्मक था। गोदावरी नदी के तट पर जो जनपद स्थित था वो अस्मक था। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था दोस्त? तो अस्मक था। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी की अगर बात करें तो आपको गिरिब्रज या राजगीर हुआ करता था। गिरिब्रज या राजगीर हुआ करता था। मगध की राजधानी की बात करें दोस्तों तो गिरिब्रज या राजगीर हुआ करता था। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा, चूंकि मगध का राजधानी आपको गिरिब्रज था ही, गया भी था, और अगले क्वेश्चन अगले विकल्प को देखें दोस्तों तो आपको पता चलेगा पाटलिपुत्र भी था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी था, गया भी था, और आपको कौशाम्बी मगध की राजधानी कभी नहीं रही। कौशाम्बी मगध की राजधानी कभी नहीं रही, अपितु पाटलिपुत्र, गया और गिरिब्रज मगध की राजधानी रह चुकी है। वहीं दोस्तों अगर बात करें प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकृति का था? अगर हम लोग प्राचीन श्रावस्ती की नगर विन्यास की बात करें, नगर की आकृति की बात करें, तो अर्धचंद्राकार हुआ करता था। अर्धचंद्राकार हुआ करता था। अगर नगर विन्यास की बात करें किसका? श्रावस्ती की, प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास की बात करें या नगर की आकृति की बात करें दोस्तों, तो वह अर्धचंद्राकार हुआ करता था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? दोस्तों वही पितृहंता वंश की बात किया जा रहा है, उसी पितृहंता वंश की बात किया जा रहा है जिन्होंने अपने पिता को मारा और उसको अपने बेटा ने मार दिया। यह बात कर रहा है दोस्तों अजात शत्रु का। अजात शत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की और खुद भी अपने बेटों के हाथे मारे गए। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मगध के बाद, अगर नंद के बाद दोस्तों बात करें तो आपको मौर्य था। नंद के बाद नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जबकि उसके बेटे घनानंद हुए जो बहुत बलशाली और बहुत पराक्रमी थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किए, यानी कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश की उत्पत्ति हुई। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध के समय जीवक जो प्रसिद्ध वैद्य थे वह किसके दरबार से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का वैद्य रहा करते थे जो प्रसिद्ध वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश के ने शासन कर रहा था? यानी जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय हमारे भारतवर्ष में किसका शासन चल रहा था? दोस्तों जिस समय सिकंदर की आक्रमण हुई उस समय हमारे देश में वही नंदवंशी सम्राट घनानंद का शासन चल रहा था, जिसे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका नंदवंश। यानी जिस समय सिकंदर महान हमारे देश पर आक्रमण किए उस समय जो हमारा वंश चल रहा था वो था नंदवंश, और राजा की बात करें तो हमारे घनानंद हुआ करते थे। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था?
दोस्तों अगर सिकंदर महान के समकालीन की राजा की बात करें तो आपको घनानंद थे, नंदवंशी राजा घनानंद। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है आपका प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगर हम लोग दोस्तों प्रथम भारतीय या अखिल भारतीय साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर दोस्तों हम लोग प्रथम भारतीय अखिल भारतीय साम्राज्य की बात करें तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्न जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वह है आपका विशाख दत्त। विशाख दत्त के पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किए या किसके द्वारा किया गया, यानी सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसके द्वारा किया गया। अगर दोस्तों बात करें कि किसके द्वारा सेंड्रोकोटस का नाम से किया गया चंद्रगुप्त मौर्य का, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वह है आपका विलियम्स जोन्स। विलियम्स जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। कौन दोस्तों? विलियम्स जोन्स, विलियम्स जोन्स। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। बोल रहा है कौन सा ऐसा लेखक था, कौन सा ऐसा राइटर था जो सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त ये सिकंदर महान के लिए जो बीच जो वार्तालाप हुई थी, जो भेंट हुई थी, उस चीज को उल्लेखित किया। दोस्तों वो थे आपको जस्टिन। जस्टिन एक लेखक थे, एक राइटर थे, जिन्होंने यह बात प्रकाशित किया या यह बात बताने का बात किया कि सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जस्टिन के द्वारा। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे, यानी चंद्रगुप्त ये कौटिल्य थे, ये कौटिल्य विष्णुगुप्त किसके प्रधानमंत्री थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन होते थे? विष्णुगुप्त या चाणक्य। विष्णुगुप्त या चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो था आपका विष्णुगुप्त। चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? वो आपको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र किस चीज से संबंधित है या किस विषय से संबंधित है दोस्तों? अगर दोस्तों बात करें कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की तो वो आपको राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, यानी शासन के सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शासन के सिद्धांत से संबंधित है। यानी कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र जो है वो ना अर्थशास्त्र का किताब नहीं होकर के वह एक कानून का किताब है। कौन सा कानून का किताब है दोस्तों? वो शासन के सिद्धांत का पुस्तक है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों अगर कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की बात करें तो उस पर जो प्रकाश डाला गया है वो आपको डाला गया है राजनीति पर, राजनीति पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की किताब में। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है। दोस्तों अगर हम लोग जिस तरह से हमारे यहाँ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की रचना हुई उसी तरह से मैकियावेली ने प्रिंस की रचना की। प्रिंस मैकियावेली की रचना है। वहीं जिस तरह से अब मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस
तुलना हमारे यहाँ के कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली कृत प्रिंस से की जाती है। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन का आता है आपका, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। दोस्तों अगर चंद्रगुप्त की महल की बात करें तो वह लकड़ी की बनी हुई महल थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो महल था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था दोस्तों वो लकड़ी का बना हुआ महल था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन का आता है आपका, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो वह है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का अवशेष कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। कुम्हरार वही पटना कुम्हरार। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन का आता है आपका, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। दोस्तों अगर बुलंदी बाग की बात करें तो बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का, बुलंदी बाग की अगर दोस्तों बात करें तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र में एक जगह है बुलंदी बाग जो पाटलिपुत्र से संबंधित थी। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन का आता है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की प्राप्त की थी। अगर दोस्तों दक्कन की बात करें, वही दक्कन जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया था। दक्कन पर विजय प्राप्त करने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। यह पहला शासक था जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त किया। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन का आता है आपका, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। दोस्तों अगर मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो उसको जीतने वाले जो शासक थे वह भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाले पहले शासक आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। वहीं अगर दक्कन की विजय की बात करें तो उसको भी जीतने वाले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन का आता है आपका, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था, वह कौन सा अभिलेख है। वह कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव दक्षिण भारत तक था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर है वह है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उससे यह प्रमाणित होता था कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव दक्षिण भारत तक था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर है वो है आपका सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत तक प्रभाव था। इसकी जानकारी हमको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। वहीं दोस्तों बात करेगा अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन का आता है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। यानी यह बोल रहा है क्वेश्चन कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? इसकी भी जानकारी आपको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही प्राप्त होता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव दक्षिण भारत तक था। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह भी प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था वह किस भारतीय राजा के से हारा था। बोल रहा है क्वेश्चन आपका, सेल्यूकस निकेटर जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था, वह किस भारतीय राजा द्वारा हारा था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य।
यानी सेल्यूकस निकेटर को हराने वाला जो भारतीय राजा थे वो थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर को हराने वाला जो भारतीय राजा था वो कौन था दोस्तों? वो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने करुणा, दया और उदारता के तौर तरीका पर अपना राज्य या साम्राज्य का स्थापना किया या उसको अपना रीढ़ बनाया साम्राज्य का? दोस्तों वो थे राजा अशोक। राजा अशोक बहुत ही क्रूर थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने एक युद्ध के दौरान इसका हृदय परिवर्तित हो गए और कलिंग युद्ध के बाद इसकी हृदय परिवर्तित हो गई और इन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा पे अपना यानी त्रिविधि पर अपना राज्य धर्म को स्थापित किया। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों अगर बात करें अशोक की साम्राज्य की, तो अशोक के साम्राज्य में आपका अफगानिस्तान सम्मिलित था। अशोक के साम्राज्य में बोल रहा है आपका क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो दोस्तों अफगानिस्तान भी अशोक के साम्राज्य में शामिल था, बिहार भी शामिल था, कलिंग भी शामिल था, अपितु श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। इसलिए शामिल नहीं था कि अशोक अपना बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अगर उसके साम्राज्य में सम्मिलित होता तो बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए वह अपने बेटे और बेटी को क्यों भेजते? दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़े, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? दोस्तों बोल रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्मावलंबी होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म को आस्था में अपना आस्था नहीं छोड़ा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी होते हुए भी हिंदू धर्म को नहीं छोड़े, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? दोस्तों उसके जो उपाधि थे, उसका जो उपाधि था देव नाम प्रियदर्शी जो उसका उपाधि था, इससे यह परिभाषित होता है, यह प्रमाणित होता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी थे लेकिन अपितु वह हिंदू धर्म नहीं छोड़े। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय में आपको तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसकी जो जगह था वो था आपको पाटलिपुत्रा। पर तृतीय संगति जो हुई थी दोस्तों वो पाटलिपुत्रा में हुआ था और अशोक के कार्यकाल में हुआ था। दोस्तों वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि रज्जुक मौर्यकालीन प्रशासन में एक अधिकारी हुआ करता था। क्या बोलता है? रज्जुक कौन थे? रज्जुक मौर्य शासन प्रशासन में एक अधिकारी हुआ करता था जिसे रज्जुक कहा जाता था। ये रज्जुक शब्द मौर्य कालीन शासन प्रशासन के अधिकारी का एक नाम है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे, यानी सार्थवाह जो शब्द है वो किससे संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर है वो है आपका व्यापारियों के काफिलाओं को सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारियों के काफिलाओं को कहा जाता था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, यानी सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। इसलिए सारनाथ स्तंभ को सारनाथ अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है?
दोस्तों अगर सर्वश्रेष्ठ स्तूप की बात करें, अगर सर्वश्रेष्ठ स्तूप की बात करें दोस्तों, तो है आपका सांची का स्तूप। सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है और सांची का स्तूप का संबंध अशोक से है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनाया गया था। अगर सांची के स्तूप का बात करें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका अशोक। राजा अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ स्तूप की अगर बात करें तो सांची का स्तूप आता है। दोस्तों वही लगता है आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम आपका क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। अगर हम अशोक के शिलालेख की बात करें दोस्तों, तो उसमें जो प्रयुक्त भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा था। अशोक प्राकृतिक भाषा में अपना शिलालेखों को लिखाया करते थे। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो आज का यह सेवा यही समाप्त होता है। दोस्तों इस रिवीजन सीरीज को आप तक कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखने के लिए आप सबों का प्यार बहुत ही जरूरी है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग सबों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि हम भी थोड़ा सा ऊर्जावान बने रहे। जय हिंद दोस्तों।